तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर ले जाने के लिए कुछ पॉलिसीज मुतारिफ करवा रहा है और बहुत सी खबरें मीडिया की ज़ीनत भी बनी, उन पे हम बात करेंगे। उनमें से कौन सी बेहतर हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जा सकती हैं, और काफ़ी कुछ है जो मजाका खेस है, जो मुझे किसी मजाक से कम नहीं लग रहा। उस पर हम ज़रूर बात करेंगे। मिसाल के तौर पर तकरीबन 2 बरस पहले की बात है, शाहीन शाह अफरीदी T20 टीम के कप्तान थे। तब जो थिंक टैंक थे उसमें आकिब जावेद थे, वहाब रियाज थे, रज़ाक थे, मोहम्मद यूसुफ थे और भी एक दो नाम होंगे। उन्होंने कहा कि शाहीन अफरीदी T20 के कप्तान नहीं हो सकते, इसलिए कि फास्ट बॉलर हैं। तो फास्ट बॉलर को तो हम वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत बाहर भी बिठा सकते हैं, सारे मैच तो नहीं खेलेगा, तो कप्तान तो फास्ट बॉलर हो ही नहीं सकता। यह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस वक्त पॉलिसी बन गई और चंद माह के बाद वही शाहीन शाह अफरीदी जो T20 के कप्तान नहीं हो सकते थे, वो वनडे के कप्तान बन गए। ये मजाक था जो खुद क्रिकेट बोर्ड ने रियलाइज किया और फिर बाद में उनको वनडे का कप्तान बना दिया। नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि शायद दुनिया में, शायद जो अच्छी टीमें खेल रही हैं, पहली दफा ऐसा हुआ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से एक कैटेगरी खत्म कर दी कि किसी को एक कैटेगरी नहीं मिलेगी, ये क्रिकेटर यूं सीधे होंगे। आज 1 साल गुजर चुका है और हम सब इस बात के गवाह हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाने की बजाय बुरी तरह से नीचे गिरी है और क्रिकेटर्स की वैल्यू गिरी है। क्रिकेट पाकिस्तान नीचे गिरी है, कोई फायदा नहीं हुआ उसका। नंबर 3, पाकिस्तान का ये पॉलिसी होती थी, बल्कि दुनिया भर की ये पॉलिसी है कि कोई क्रिकेटर जो ऑल फॉर्मेट क्रिकेटर होता है, यानी जो वनडे, टेस्ट, T20 तीनों क्रिकेट खेलता है, उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी दी जाती है, उसको थोड़ा अवार्ड करने के, रिवॉर्ड के लिए कि भाई साहब ये बड़ा हमारा मेन क्रिकेटर है। अब ये पॉलिसी है कि जो टेस्ट खेलेगा वो T20 नहीं खेलेगा, वो वनडे खेल सकता है, वो T20 नहीं खेल सकता। सो और जो एक कैटेगरी वो टेस्ट वाले को मिलेगी। यहां तक ठीक है कि टेस्ट वाले को आपने रिवॉर्ड देना है, उसको एक कैटेगरी देनी चाहिए, मगर वो क्रिकेटर अब हमारे पास नहीं होंगे जो तीनों फॉर्मेट के हों। दुनिया भर की तमाम टीमों में तीनों फॉर्मेट के क्रिकेटर होते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया अपने जो मेन क्रिकेटर है उनको मनाने की कोशिश कर रहा है कि हम आपको $4 मिलियन का डील देंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और आपको लीग खेलने की इजाजत भी देंगे और बाकी सब मामला भी करेंगे, तो आप ये एक्सेप्ट करें, क्योंकि दुनिया भर की लीग उनके पीछे पड़ी हुई है कि वो उन लीग्स की तरफ से खेलें। और क्रिकेटर भी कहते हैं, पैट कमिंस ने बोला कि हम T20 दी 100 नहीं खेले, 15 दिनों में $1 मिलियन कमा सकते थे, मगर ये हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हम कोई बायलैटरल सीरीज खेल रहे हों और इतनी ल्यूक्रेटिव ऑफर आ रही हो और हम छोड़ दें। अभी बेन स्टोक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब उन पर एतराज उठा आर्चर के ऊपर कि वो पहला टेस्ट मैच क्यों नहीं खेले, तो बेन स्टोक ने कहा कि वो अपने देश के लिए हमेशा उन्होंने प्रेफरेंस दी है, बट अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे तो मामला खराब हो जाएंगे। सो ये दुनिया भर में चल रहा है। नो डाउट कि उन्होंने अचीवमेंट भी की हैं और पाकिस्तान क्रिकेटर्स ने अचीवमेंट नहीं की। सो जब आप अचीवमेंट नहीं करते तो फ्रस्ट्रेशन में आकर आपके ऊपर सख्ती भी की जाती है, कोई टेंटेटिव शॉट भी मारा जाता है कि ये नहीं वो नहीं। बट मेरा मानना यह है कि जितनी पॉलिसीज पिछले 1-1.5 सालों में बनी हैं, पाकिस्तान ने बड़े क्रिकेटर्स खोए हैं। कोई आया तो मुझे बता दें। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अब्दुल्ला फजल खेल रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, बल्कि 2 एग्जांपल देता हूं आपको। अब्दुल्ला फजल टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो T20 का भी उतना ही अच्छा प्लेयर है। तो क्या आप अभी जिसका करियर शुरू हुआ है आप उसके ऊपर लाइन खींच रहे हैं कि आप सिर्फ टेस्ट खेलोगे या वनडे खेलोगे, आप T20 के प्लेयर नहीं हो? हालांकि वो T20 में बहुत अच्छा खेला है, वो PSL भी खेलता है, और दुनिया भर में आप जितना मर्जी कह लें कि टेस्ट क्रिकेट सब कुछ है, जितने जो क्रिकेटर कहते हैं ना, वो भी चूज T20 को कर रहे हैं क्योंकि T20 में पैसा बहुत आ गया है। एक और एग्जांपल ले लें, मोहम्मद आमिर और वकार यूनुस के बीच में जो झगड़ा हुआ था, जब वकार यूनुस पाकिस्तान टीम के हेड कोच थे, मोहम्मद आमिर टीम का हिस्सा थे, किस बात पे हुआ था? वो मोहम्मद आमिर को फोर्स कर रहे थे आपको टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने कहा मेरी बॉडी इजाजत नहीं दे रही, मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता, मेरी फिटनेस ही नहीं है, मैं वाइट बॉल खेल सकता हूं, मैं T20 नहीं खेलूंगा। आ जाकर उनको फिर टीम से बाहर कर दिया, वो फिर 2-3 साल टीम से दूर रहे थे। वो आपको पता है सारी कहानी का, उसको रिपीट करने का फायदा नहीं है। सो अगर आप अभी ये लाइन ड्रॉ करेंगे कि पाकिस्तानी जो टेस्ट खेलना चाहता है वो फिर T20 नहीं खेलेगा, या जो टेस्ट है फिर ये डिसाइड कौन करेगा कि ये टेस्ट भी खेलेगा? अगर आपको ये लगता है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कितना सा पैसा आप दे देंगे कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी उनको मिलेगी जो टेस्ट खेलेगा, ऑफ कोर्स ये सब होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा, बट मैं इस लाइन के खिलाफ हूं कि टेस्ट वाला T20 नहीं खेल सकता। फिर क्या होगा? क्रिकेटर कहेंगे ठीक है हम टेस्ट क्रिकेटर नहीं है, हम व्हाइट बॉल क्रिकेटर हैं, हम वो खेल लेंगे, क्योंकि कोई भी इतने ल्यूक्रेटिव डील जो बाहर से मिलती है वो कौन छोड़ना चाहेगा? मतलब बिग बैश में मिल रही है, दी 100 में मिल रही है, ILT के अंदर एक फ्रेंचाइज पाकिस्तानी क्रिकेटर को रखती है, और भी तकरीबन 23 लीग्स हो रही हैं दुनिया भर में इस वक्त क्रिकेट की, 23 लीग्स हो रही हैं। सो आप टेस्ट क्रिकेट जो साल भर में आपके 10-12 मैचेस बमुश्किल होते हैं, उसको खेलने के लिए कोई लीग क्रिकेट या T20 के पीछे कैसे हटेगा? और ये वैसे भी रैशनल अप्रोच के खिलाफ है कि आप किसी को ये कह दें कि टेस्ट खेलोगे तो T20 नहीं है।
मतलब दुनिया भर में, अब मैं आपसे फॉर एग्जांपल, क्या साइम अयूब तीनों फार्मर का क्रिकेटर नहीं हो सकता? मुझे लगता है कि टी20 के ऊपर उस पर बहुत ज्यादा हुआ, शायद वो उस तरह से नहीं कर रहा, बट फिर भी नसीम शाह, आपको याद होगा, नसीम शाह को सिर्फ वो आई टेस्ट क्रिकेट में थे, नसीम शाह आए ही टेस्ट क्रिकेट में थे, उनकी परफॉर्मेंस भी रेड बॉल में ज्यादा अच्छी थी, उनको तो टी20 नहीं खिलाते थे। उन्होंने एक दो बार, मैंने ही उनका इंटरव्यू किया, उन्होंने बोला मैं टी20 का भी इक्वली गुड प्लेयर हूं। तो बाद में जब शहीन अफरीदी इंजर्ड हुए तो नसीम शाह को चांस दिया और उन्होंने अपनी व्हाइट बॉल में भी अपनी धाक छोड़ी। बाद में बड़े प्रॉब्लम्स हुए, फिटनेस को लेके इश्यूज हुए, खाली नसीम, शहीन या इन करेक्टर्स की नहीं, और भी बहुत से बड़ी तादाद है, और उसकी वजह करेक्टर्स खुद हो सकते हैं, बट बड़ी वजह जो मुझे एज ए जर्नलिस्ट फील होती है, हमारा रिहैब का जो सिस्टम था क्रिकेट बोर्ड का, अब जाके बेहतर हुआ है। पिछले 1.5-2 वर्षों में बहुत खराब था। क्रिकेटर्स को ये तक कहा जाता था कि चले जाओ वापड़ा टाउन फलान डॉक्टर, उन्हें जाके दिखा दो। ये पाकिस्तान क्रिकेट में होता रहा था क्योंकि ऑनलाइन डॉक्टर होते थे। अब जाके इंग्लैंड से डॉक्टरों को बुलाया जो कि बड़े कॉम्पिटेंट हैं, और आई होप कि ये वाले इश्यूज सॉर्ट आउट होंगे। बट पीछे सब ये मामला चले जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में आप किसी एक क्रिकेटर तो कह सकते हैं कि यार ये मेहनती नहीं है, बट सबको तो नहीं कह सकते। जो इंजर्ड होकर वापस आया वो अपनी पेस खो बैठा, क्यों? इसका मतलब उस सिस्टम में थोड़ा सा इशू था। ये एक सोचने वाली बात है, शायद किसी को बुरा लग रहा हो, बट ये सच बात है कि हमारा रिहैब का सिस्टम ही बहुत बुरा था। अब नसीम शाह जो आए ही टेस्ट क्रिकेटर थे, अगर आप उनको ये कहें कि ये अब वनडे व्हाइट बॉल खेलेगा, टेस्ट नहीं खेलेगा, तो नसीम शाह को आप इंग्लैंड में खिला के देख लें, अगर वो फिट हैं तो, या ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी अच्छी कंडीशन पे, इवन इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में आप ये करते हैं ना, फुली टर्निंग ट्रैक बना देते हैं, तो वहां पे क्या मतलब किसी फास्ट बॉलर ने करना है। चले एक और आप चीज पूछ लें, बुमराह को हम सब कहते हैं बहुत बड़ा बॉलर है, उठा के देखें श्रीलंका में कितने मैच खेले हैं, एक भी मैच नहीं खेला। बांग्लादेश में एक भी मैच रेड बॉल का नहीं खेला हुआ, मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूं, अपने घर में खेला है, और अपने घर में भी 17 मैचेस 17 मैचेस सीना कंट्री में खेला, उसके बाद अपने घर में खेला। सो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिनको आई अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बुरी जा रही है, बट मुझे डर ये लग रहा है, ये जो इनमें से कुछ अच्छी भी हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। ये जो पॉलिसीज है ना कि आप रेड वाला उसमें नहीं खेलेगा, और ये मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है, इससे नुकसान शायद ज़्यादा होगा। ये आप देख लीजिएगा, ये बात मैंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में जब एक कैटेगरी खत्म की थी तब भी कहा था कि नुकसान होगा, और आज देख लें, आप क्रिकेटर्स लाने की बजाय जो ऑलरेडी थे उनको खोया है। मैं आपको गिनवा सकता हूँ फिंगर टिप्स के ऊपर कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अब कितने क्रिकेटर्स खोए हैं जो अच्छे थे। आया कोई भी नहीं है, कोई आया तो मुझे आप बता दें, कोई एक भी आया हो तो। जो पहले से मौजूद थे उनको खोया कि हमारी एक कैटेगरी के क्रिकेटर नहीं, ऐसा ऐसा सब झड़ते जा रहे हैं सूखे पत्तों की तरह। सो ये है। बाकी ये जो पॉलिसी है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और टीम में अगर ये पॉलिसी आ जाती है, उनको शामिल किया जाएगा जो डोमेस्टिक खेलेंगे, जबरदस्त है। बट ये मैं 15-16 बरस से क्रिकेट बोर्ड को कवर कर रहा हूं, हर क्रिकेट बोर्ड के सिस्टम में ये वाली बात आती है, ये वाला मामला आता है कि जो डोमेस्टिक खेलेगा उसी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, वही टीम में खेलेगा। शुरू में इंप्लीमेंट भी होता है, बाद में खत्म हो जाता सब मामला, फिर दोबारा वैसे ही है। आई होप कि अगर ये पॉलिसी आ रही है तो इसकी इंप्लीमेंटेशन 100% होगी। बट मुझे डर पता क्या लग रहा है, अभी कैंप लगा हुआ 49 क्रिकेटर्स का, उसमें वाइड बॉल के एक क्रिकेटर हैं जो पाकिस्तान प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं, वो उस कैंप में नहीं है क्योंकि वो लीग क्रिकेट खेलेंगे, उनको परमिशन है। और जो ऑलरेडी लीग क्रिकेट खेल रहे हैं, मिसाल के तौर पे मोहम्मद अली, आकिफ जावेद, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको तो आपने कैंप में शामिल कर लिया है। सो ये जो पॉलिसी है, ये फार्मूला है, फिर सब पे लगना चाहिए। फिर ये नहीं होगा कि कोई एक को आप इजाजत दें दूसरे को ना दे दें। ये बाकी बात ठीक है कि बाबर हैं, चाहे रिजवान हैं, शहीन हैं, फ़खर हैं, कोई भी है, अगर कोई डोमेस्टिक टूर्नामेंट चल रहा है तो उनको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए, उससे बाकी लड़कों को काफ़ी सीख मिलेगी। देखिए ना, कोई फास्ट बॉलर बाबर आजम को बॉल डाल रहा है या कोई बैट्समैन शहीन, हारिस, नसीम इनको खेल रहा है, तो उनको फ़र्क, आपकी क्वालिटी तो बेहतर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खासकर बहुत से पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे टाइम पीरियड से या लगातार डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, बावजूद इसके कि वो नेशनल ड्यूटी पे भी नहीं थे। ये बात सच है। बट इससे मुझे एक और डर लग रहा है कि नेशनल ड्यूटी पे ना हो और लीग के कॉन्ट्रैक्ट भी हों तो क्या करेंगे वो, फिर लीग खेलेंगे या डोमेस्टिक खेलेंगे? और अगर आप ये बना देंगे कि नहीं, लीग अगर डोमेस्टिक चलेगी तो डोमेस्टिक ही खेलेंगे, लीग नहीं खेलेंगे, तो मुझे लगेगा ये फिर गलत तरीके से हम डील कर रहे होंगे। ये जो एक पॉलिसी बनी थी कि पाकिस्तानी क्रिकेटर 2 फॉरेन लीग खेल सकते हैं, शायद ये थोड़ी बेहतर है। एटलीस्ट 2 की परमिशन मिल जाए, उसके बाद नेशनल ड्यूटी है, अगर फिर अवेलेबल है तो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लें, क्योंकि पैसा भी सबको कमाना है। और मुझे डर इस बात का भी लग रहा है कि अगर आपने ये लाइन खींच दी तो फिर ये डिसाइड कौन करेगा कि रेड बॉल जो है ये लाजमी खेलेंगे। वो कहेंगे ठीक है, हम रेड बॉल के क्रिकेटर नहीं है, हमारी फिटनेस नहीं है, जैसे मोहम्मद आमिर ने कहा था मेरी बॉडी इजाजत नहीं देती, मैं नहीं रेड बॉल खेल सकता। तो फिर फास्ट बॉलर भी कहेंगे ठीक है, हमारी बॉडी भी, मतलब हारिस रऊफ को आपने कितने रेड बॉल खिला ली है, एक ही टेस्ट मैच खेला हुआ है, बल्कि आधा टेस्ट मैच खेला हुआ है, वो पाकिस्तान के सबसे तेज बॉलर है, और तेज बॉलर को रेड बॉल क्रिकेट नहीं मिली हुई या उन्होंने नहीं खेली, जो भी आप समझ लें।
सो फिर कैसे आप ये डिसाइड करेंगे कि ये रेड बॉल का ही प्लेयर है? हाँ, कोई नया आएगा वो तो कर लेगा, बट मुझे तो आ रहा है उन पे अब्दुल्ला। अब देखिए ना, अबरार अहमद क्या रेड बॉल नहीं खेल सकते? वो वाइट बॉल भी खेल सकते हैं, वो टी20 भी खेल सकते हैं। जरा अबरार अहमद इज द बेस्ट एग्जांपल। आप कैसे डिसाइड करेंगे कि वो रेड बॉल खेलेगा, वो टी20 नहीं खेलेगा? या फिर ये बैट्समैन तक रखेंगे? अगर बैट्समैन तक भी रखेंगे तो अभी पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज्यादा रन बाबर आजम ने किए, तो आप उनको कहेंगे वो टेस्ट का भी अच्छा प्लेयर है, तो टेस्ट खेलेगा या टी20 खेलेगा? सो ये मुझे लगता है थोड़ा सा इसके ऊपर ना दोबारा सोचो विचार की जरूरत है। ये पहले भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इस तरह के कई चीज़ें हुई हैं जो कि बियॉन्ड लॉजिक थी, रैशनल अप्रोच ही नहीं था उस सोच के अंदर। ये भी एग्जैक्टली वैसी बात है। पहले जैसे था कि शहीन जी बॉलर है, फास्ट बॉलर है, इसलिए वो कप्तान टी20 का नहीं हो सकता। ओके, फिर आपने उनको वनडे का बना दिया। वो वनडे का कैसे हो सकते थे अगर टी20 के नहीं? मतलब टी20 के वो कप्तान ठीक थे, उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड भी करवाया एज ए सक्सेसफुल कैप्टन, उनको हटाना ही गलत था। सो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हैं। अब दूसरा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की जो ये रखा गया है कि फिटनेस बेहतर होनी चाहिए वरना नहीं होगा, ये बेस्ट वे है। और परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, ये ज़बरदस्त पॉलिसी है। इससे फ़ायदा होगा क्रिकेटर्स के ऊपर थोड़ा सा। मुझे याद है जब मिसबाउल हक कप्तान थे, उस बीच में एक पॉलिसी बनी थी कि हर टूर से पहले फिटनेस टेस्ट होगा, और ये वाला आना चाहिए। खाली आप कैसे जांचेंगे कि फिटनेस होगी तो मिलेगा? अगर फिटनेस मतलब एक ही बार जांचेंगे, मुझे लगता है ये फार्मूला ठीक था। ऑलमोस्ट आपके हर माह कोई ना कोई सीरीज होती है। ये फर्स्ट टाइम हुआ काफ़ी टाइम के बाद कि 54 डेज में पाकिस्तान को कोई क्रिकेट मैच नहीं मिला। तो अदरवाइज तो मिलते रहे हैं। सो हर सीरीज या टूर से पहले फिटनेस टेस्ट लें, जो पास हो वो टीम के अंदर होगा, जो नहीं होगा वो टीम में नहीं होगा। सिंपल है, सबकी सब फिट होंगे, ऑटोमेटिकली फिट होंगे। सो ये वाला जो मामला है ना, शायद ये बेहतर है। बाकी एक जो चीज़ है, आप सोचिए, मैंने रात को भी इस पर वीडियो की थी कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया अब किसी कोच या फॉर्मर क्रिकेटर के हाथ में, यानी सिलेक्टर के हाथ में नहीं होगा, डाटा के हाथ में होगा। फिर वो सिलेक्शन कमेटी बनाने का फायदा क्या है? जितने बंदे सिलेक्शन कमेटी चुने, एक एक बंदा उसी ग्राउंड पे जो ज़्यादा आसान है, बजाय इसके कि वो डाटा पे बैठ के काम कर रहे हों कि जनाब इसके इतने फर्ज किया। एक प्लेयर है जिसने 8 मैच खेले हैं, उसने 300 किए हैं, ठीक है। एक प्लेयर है जिसने 8 मैच खेले हैं, उसने 200 किए हैं, फॉर एग्जाम्पल। अब जिसने 8 मैच खेल के 200 किए हैं, उसको पिंडी में मैच ही नहीं मिला, और दूसरे को 3 मैच पिंडी में मिल गए हैं, और उसके 1-2 भी वहां पे आ गए, तो कैसे अब ये डाटा निकालेगा कि इसने अच्छी कंडीशन में खेला या बुरी कंडीशन में खेला? और पाकिस्तान के आप उठा के देख लें, केपीके का वेदर डिफरेंट है, मुल्तान का वेदर डिफरेंट है, हर एक का डिफरेंट है। तो क्या सभी एक ग्राउंड में तो खेलेंगे? डोमेस्टिक सीजन होता है, वो घूम रहा होता है, किसके कहाँ पे कौन सी बॉलिंग, किसने फाटा के खिलाफ 200 कर ली है, तो वो आप कंसिडर करेंगे? कोई लाहौर के खिलाफ खेलता हुआ 70 करेगा, वो नहीं आप कंसिडर करेंगे। सो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ये डाटा वाला जो काम है, ये अब पिछले 2-3 वर्षों में बहुत आया। मैं रूल आउट नहीं कर रहा, डाटा की ज़रूरत पड़ती है, मैं बिल्कुल रूल आउट नहीं कर रहा। हमारे कोच इस पे बहुत बिलीव करते हैं, करना भी चाहिए। मगर अभी एमएस धोनी की मैं स्टेटमेंट देख रहा था, उन्होंने कहा वो डाटा पे बिलीव ही नहीं करते, वो तो बिल्कुल नहीं करते। खैर, बट मुझे लगता है कि चले थोड़ा बहुत स्टैट आपको फ़ायदा दे सकते हैं, थोड़ा बहुत। बट ये हो नहीं, आप बाकी छोड़े, लाहौर के अंदर हाई स्कोरिंग मैचेस होते हैं। अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई, 156 पे मैच फंस गया था, तो कहाँ गया डाटा? पहले बैटिंग, दूसरी बैटिंग, कौन कितनी बार जीता, कितनी बार हारा, वो डाटा कहाँ काम आएगा? सो ये मैं डाटा का बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ। थोड़ा बहुत मैटर कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा होता। ये भी डाटा में आता है कोचिस में कि इस प्लेयर ने लेग साइड पे ज़्यादा रन किए हों, ऑफ साइड पे नहीं किए। अब हो सकता है मैच के अंदर बॉलर ने उस पर अटैक ही वहाँ पे रखा हो ज़्यादा, ऑफ साइड पे बॉलिंग ना डाली हो, तो फिर आप कहाँ से डाटा निकालेंगे? सो ये बहुत एक लंबी बहस है डाटा वाला मामला। मुझे लगता है कि जो सिलेक्टर की आंख बता सकती है वो डाटा नहीं बता सकता। बाकी थोड़ा बहुत मैटर ज़रूर करता है। मैं शाहीन अफरीदी की एग्जांपल देके मामला इस बात को अभी ख़त्म करूँगा, इस वीडियो को। उन्होंने कहा था कि जब वो पहली दफ़ा ट्रायल पे गए थे ना, उन्होंने एक बॉल की थी शाहीन अफरीदी ने, तो सिलेक्टर ने कहा था आप साइड पे हो जाए, यू आर सिलेक्टेड। तो सिलेक्टर की आंख तो फिर ऐसे ही होती है, वो 1 मिनट में जांच लेता है कि ये लड़का अच्छा है या बुरा है। सो मैच के अंदर बैठ के जो देख रहा होगा, खासकर नहीं, क्यों अब हम क्यों पीएसएल से लड़के ले लेते हैं? क्योंकि आम लोगों का भी प्रेशर पड़ता है, वो देख रहे होते हैं कि हाँ ये अच्छा है। उधर डाटा तो नहीं हम देख रहे होते, उधर तो खिलाड़ी की हम बैटिंग देख रहे होते हैं। सो सिलेक्टर भी अगर बैठ के डोमेस्टिक मैच खेलेगा, बजाय इसके कि वो डाटा कंप्यूटर पे बैठ के डाटा देखे, वो जाए ग्राउंड में देखे खिलाड़ी की परफॉर्मेंस और फिर सिलेक्ट करे, वो अपनी राय दे। दुनिया भर में ऐसा होता है, इसलिए उनकी क्रिकेट भी बेहतर है। हम कंप्यूटर पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठ के आप क्रिकेट बेहतर कर सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह करके देख लीजिए। अगले साल फिर बात करेंगे, इससे भी बुरी हालत में पड़े होंगे हम लोग। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।